नमस्कार, मैं हूँ राजन कात्यायन। हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार विनय गोयल। आज हम लोग एक अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बात ये है कि हाल ही में शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत की एक किताब प्रकाशित हुई है, जो कि किताब तो बहुत पहले प्रकाशित हुई थी मराठी में, उसका अब अंग्रेजी संस्करण आया है, अनलाइकली पैराडाइज़। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनमें अब विवाद छिड़ गया है और जो डायरेक्ट आक्षेप हैं सत्ता पर, वर्तमान केंद्र सत्ता पर, जिसमें कुछ ऐसी बातें कही गई हैं उस किताब में कि कैसे वर्तमान सत्ता ईडी और अन्य जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके लोगों को कंपेल करती है, अपने काम मनवाती है, चाहे वो अधिकारी हों या नेता हों या अपने लोग हों। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हमारे उपराष्ट्रपति जब जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया था और बताया गया था कि वो स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन इस बात को ना ही राजनीतिक गलियारों में और ना ही आम लोगों में गले से नहीं उतरी थी ये बात और ना किसी ने ये मानना ना किसी को डाइजेस्ट हो रही थी कि ये स्वास्थ्य कारणों से उपराष्ट्रपति अचानक अपना कार्यकाल बिना पूरा किए हुए बीच में ही इस्तीफा देंगे। इस बात की कहीं अंदेशा लग नहीं रहा था। और अब उस किताब में ये संजय राउत ने लिखा है कि ईडी के दबाव में धनखड़ ने इस्तीफा दिया था। ईडी की उनको धमकी दी गई थी और ईडी को सक्रिय कर दिया गया था। ये चीज़ उन्होंने कही है। गोयल जी, आपको क्या लगता है? इस पूरे ये जो उन्होंने संजय राउत ने लिखा है, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए राजन जी, भारतीय जनता पार्टी के बारे में वैसे भी एक कहावत बहुत सटीक बनती है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं। आप इसके कई एग्जाम्पल देख सकते हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे लोजपा हो, रामविलास पासवान की पार्टी का हो। उनके एनडीए के धड़े होने के बावजूद उनकी पार्टी को तोड़ा गया। तो इस बात में कोई शक नहीं कि जैसे कि दूध पीने के बाद कुल्हड़ को फोड़ दिया जाता है, ठीक उसी तरीके से ये अपने अलायंस के लोगों को भी ऐसे ही सबक सिखाते हैं। अब वैसे जगदीप धनखड़ के बारे में जैसा कि आप बता रहे हैं कि स्वास्थ्य के कारणों से, अब आप इस बात पे हैरान होंगे जो शाम को 7 बजे तक बिल्कुल स्वस्थ था, राज्यसभा में संचालन कर रहा था, वो अचानक 9-10 बजे करीब इतना अस्वस्थ हो गया कि उसको इस्तीफा देना पड़ा। ये एक रिसर्च का विषय है कि आखिर ऐसी कौन सी बीमारी लग गई जिसकी वजह से जगदीप धनखड़ जी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। और उसके बाद की आप प्रणाली पे आप ध्यान दीजिए कि किस तरीके से उनको जल्दी राष्ट्रपति भवन से उपराष्ट्रपति भवन से हटाया गया, उनका ऑफिस खत्म किया गया, उनके सहायक ले लिए गए। तो इन सब चीजों से आप समझ सकते हैं कि बीजेपी को शायद अब जगदीप धनखड़ की जरूरत नहीं रह गई थी। जगदीप धनखड़ कोई साधारण या सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वो देश के उपराष्ट्रपति थे। इससे पहले वो पश्चिम बंगाल में राज्यपाल रह चुके थे। और आपको तो मालूम है, केंद्र से उन राज्यों में ऐसे व्यक्ति को भेजा जाता था जहां भाजपा की सरकार नहीं होती थी। उन लोगों को राज्यपाल के रूप में भेजकर उनका एक ही काम होता था कि जो प्रदेश में सरकार चल रही है उसको अस्थिर करना, बीजेपी को मजबूत करना, संघ के लोगों को मजबूत करना। आपको याद होगा किस तरीके से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहते हुए जगदीप धनखड़ और टीएमसी की सरकार में सीएम के रूप में ममता बनर्जी के बीच में जिस तरीके से आपस में खटपट होती रहती थी, तो ये जग जाहिर था। ये केवल जगदीप धनखड़ का ही काम नहीं था। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो वो बनवारी लाल पुरोहित महीनों उनकी फाइल दबा के रखते थे, सुप्रीम कोर्ट से डांट फटकार खाने के बाद भी। तमिलनाडु में भी ऐसा ही हुआ, केरल में भी हो गया। ये मान लीजिए कि जहां जहां गैर बीजेपी सरकार है, तो राज्यपाल के रूप में ऐसे लोगों को राज्यपाल बनाया जाता था जहां पे उनका काम ही डिस्टर्बेंस पैदा करना होता था। तो जी, गोयल जी। जगदीप धनखड़
तो चाहे पहले ये तय हुआ जब 2022 में इनको राष्ट्रपति बनाया गया, उपराष्ट्रपति बनाया गया, तब ये इनका कोई ऐसा नहीं दिख रहा था कि इतनी जल्दी ये इस्तीफा देंगे। उन्होंने एक आम सभा में, एक निजी कार्यक्रम में अपना बयान दिया था कि भगवान ने चाहा तो मैं कार्यकाल पूरा करूंगा। तो इस तरीके से तो पूरा कार्यकाल उनका 3 साल बाकी था, लेकिन सरकार और आप कह रहे हैं कि वो इतने कर्मठ कार्यकर्ता था बीजेपी के, कई उनको वो गवर्नर थे, पहले बीजेपी उन पर विश्वास करती थी और तभी तो उपराष्ट्रपति भी के लिए उनको कैंडिडेट बनाया होगा, फिर जिताया होगा, बने भी। तो फिर संजय राउत की उस बात में कितनी दम है, कितने कर्मठ कार्यकर्ता का फिर क्या मतलब जिसको हटाना पड़ा, ऐसा क्या हो गया, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। देखिए, किसी भी बड़े नेता ने इस बात में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता ने कोई भी इसमें अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। नहीं तो ये बिना बात के तो इतने केस लाद देते हैं। ये सोचिए कि निर्दोष लोगों को जेल में फंसा देते हैं, तो ये तो इतनी बड़ी बात थी, अगर जरा भी इसमें संशय होता तुरंत शिवसेना के संजय राउत के घर पर पुलिस पहुंच जाती। कहीं ना कहीं दाल में काला है, कोई ना कोई बात तो है। और संजय राउत ने इतनी बड़ी बात लिखी अपने की कि कौन से केस में ईडी ने इनके फाइल को पुटअप किया, इनके ऊपर विदेश से पैसा आने का भी आरोप लगा, और यहाँ पे जो अचल संपत्ति थी उसके बारे में भी ईडी ने जांच जारी कर रखी थी। इतना पुख्ता जानकारी अगर संजय राउत दे रहे हैं तो इसका मतलब उनकी बातों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सच्चाई तो है। और जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनने का ख्वाब देख रहा हो, वो अचानक इस्तीफा क्यों देगा? ये सब बातें बड़ी हाई लेवल की होती हैं। और ये बात तो इस बात के लिए जगदीप धनखड़ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई है कि उन्होंने कहा होता नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं। वो दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंक दिए गए हैं। ऐसे बहुत सारे नेता हैं। अब आप समझ लीजिए, शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी बड़े नेताओं में माने जाते थे, केंद्र में नेता होते थे, केंद्र में मंत्री होते थे। आजकल कहाँ है, कोई कहाँ है? सही कह रहे, आज उनका ऐसा पता नहीं कहाँ है जी। बड़े बड़े नेताओं का कोई भविष्य नहीं है यहाँ पे। और जो समझदार लोग हैं वो धीरे से कन्नी काट लेते हैं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से सत्यपाल मलिक के पीछे रिटायरमेंट के बाद सीबीआई और ईडी लग गई थी, ये तो आपने देखा होगा ना। और उस व्यक्ति ने रिटायर होने के बाद मुहिम छेड़ दिया था कि मोदी को पूरी तरीके से कंडेम करना है। और यही वजह थी, देखा कि आपने यूपी में जो सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है यूपी में, उससे उस सदमे से वो अभी तक उभर नहीं पाए हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि संजय राउत ने जो कुछ लिखा है कुछ % तो सच्चाई है। यही वजह है कि ये उस पर हमलावर नहीं है। मेरी जहां तक अपनी गट फीलिंग है, तो यही कहते हैं कि धुआं वहीं से निकलता है जहां कुछ आग होती है। तो गोयल जी, आजकल ये किताबों का चलन बहुत हो गया है। पहले चीजें मीडिया ओपन कर देता था, अब मीडिया हमें लगता है बोलता नहीं है या ऐसी जांचें नहीं रखता है, इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है। ये काम जो मीडिया को करना चाहिए वो अब नहीं कर रहा, पत्रकारिता नहीं कर रही, जर्नलिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो लगता है नेता हो या अधिकारी हो, अभी एक किताब लिखी गई थी पूर्व सेना अध्यक्ष द्वारा, नरवणे द्वारा, उसमें भी बहुत सारे आरोप लगाए गए थे जिसको संसद में हंगामा हुआ। तो लगता है अब किताबें बहुत कुछ बयां कर रही हैं, सच्चाई कहीं ना कहीं से कोई ना कुछ माध्यम ढूंढ ले रहे हैं। अब किताब का माध्यम चालू हो गया है। मैं आपसे ये अब ऐसा लग रहा है, मैं आपसे दूसरा सवाल ये कर रहा हूँ, जो इसी किताब में एक चीज और है, पूर्व मुख्य चुनाव आयोग अशोक लवासा, उन्होंने भी अचानक इस्तीफा दिया था, कारण बताया नहीं था। अब हम भी स्वास्थ्य कारणों से दे रहे हैं, बस हमारा मन नहीं लग रहा है, और अभी उनका भी कार्यकाल बचा था। ये पद ऐसे होते हैं जो आदमी पूरा टेन्योर पूरा करता ही है, छोड़ता नहीं है कोई बीच में। वो उन्होंने उसमें भी कहा है कि वहां भी दबाव था।
बिल्कुल। तो अब ये खुलासे किताबों के माध्यम से हो रहे हैं। अशोक लवासा के बारे में वो भी इस किताब में लिखा है, उस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अशोक लवासा आजकल भी मीडिया में अपनी बात रखते हैं। उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि वहाँ पर एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा था इनका। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, राजीव कुमार की पीरियड की बात है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इनकी बातें आपस में टकरा रही थी। वो हर बात में ओके करने के मूड में नहीं होते थे। कुछ बातें ऐसी थी कि जो प्रधानमंत्री लेवल और अमित शाह लेवल की बात थी, जिसको लेकर चीफ इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार ने उनको क्लीन चिट दे दी थी। इस बात को लेकर अशोक लवासा नाराज थे और उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर भी की। अच्छा, अच्छा। जी, इस बात को कहा भी उन्होंने। लेकिन वहां 2 और 1 का मत था ना। 2 लोग एक साथ थे और ये अकेले पड़ गए। इसी तरीके से एक और केस आपको बता दें, हरियाणा कैडर के एक आईएएस अफसर अरुण गोयल थे। तो उनको कुछ महीने बचे थे उनकी सर्विस के, उनको इस्तीफा दिलाया जाता है। 1 महीने बाद तुरंत उनको इलेक्शन कमिश्नर के रूप में चुनाव आयोग में शिफ्ट कर दिया जाता है। उनका अभी मेरे ख्याल से साल भर भी नहीं हुआ था। क्यों? उनके साथ भी यही परिस्थितियां आई कि अरुण गोयल ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस बात पे ये रिसर्च का विषय है कि आखिर 2-2 चुनाव आयुक्तों ने इस्तीफा क्यों दिया? क्योंकि वो जी हजूरी नहीं कर पा रहे थे। जो वो चाहते थे ईमानदारी और निष्पक्ष वाला चुनाव, वो उनके सामने दिख नहीं रहा था। जिस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त सरकार की पैरवी कर रहे थे, नतमस्तक हो रहे थे, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। यही दोनों के बीच में यही एक वो था। जबकि अरुण गोयल के बारे में तो ये था कि इतना लंबा टाइम था कि वो अगले चुनाव आयुक्त होने वाले थे, मुख्य चुनाव आयुक्त होने वाले थे। लेकिन उनको भी बातें हजम नहीं हुई और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये समझ लीजिए कि जितनी भी संवैधानिक संस्थाओं पर इन्होंने अपनी सोच और समझ वाले अफसरों को बैठाया गया है। आपको याद होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि चुनाव आयुक्त तो वो होना चाहिए जो कि प्रधानमंत्री के खिलाफ में भी वो केस दर्ज कर सके। लेकिन यहाँ तो बिना रीढ़ के लोग के चीफ बने हुए हैं। जो आदमी प्रधानमंत्री और मंत्री की सिफारिश पर नौकरी पा रहा है, इतने उच्च पद पे जा रहा है, उसकी हिम्मत कैसे हो जाएगी कि अपने आकाओं से सवाल पूछ दे? ये समझ सकते हैं ना कि वहां पे कोई इफ बट नहीं, जो कहा गया ऑर्डर टू फॉलो, बस। आपको सुनना नहीं है, आपको कुछ नहीं देखना, केवल आपको वो जो ऊपर से चिट्ठी आती है उसको फॉलो करना। जी गोयल जी, इसका मतलब है कि संजय राउत के आरोपों में कुछ तो सच्चाई है, नहीं तो अब तक बखेड़ा खड़ा हो गया होता और ये बातों को अब ज्यादा जो जिनके ऊपर आरोप है वो भी ज्यादा, अब वो जान चुके हैं कि इनको ज्यादा तरजीह ना दी जाए, नहीं तो ये जी बात जी। बढ़ेगी। जैसे नरमले की किताब को भी जो सच्चाई है हाँ उसको ये लोग ज्यादा, सत्ता पक्ष ज्यादा उसको हाईलाइट भी नहीं करने देता है और उसको दबाने की कोशिश करता है, उधर ध्यान ना देके उसको खत्म करने की कोशिश करता है। और हमारा नहीं जो मीडिया है वो वो उसको कहीं उठाता नहीं, कहीं दिखाता नहीं, बात आई गई हो जाती है। कुछ लोग जो हैं वो इस पे चर्चा करते हैं और धीरे-धीरे मेन मुख्य धारा में ये चीज़ आ नहीं पाती है। लेकिन महाराष्ट्र के जनमानस में तो ये बात जाएगी, क्योंकि संजय राउत वहाँ के एक बड़े और मुअज़्ज़ज़ नेता हैं। उनकी किताब मराठी में भी है और अब इंग्लिश जी में जी। भी है। तो मराठा हाँ से महाराष्ट्र से निकल के ये बात अब पूरे देश में और पूरे समाज में भी फैलेगी, ये रुकेगी नहीं। हम्म, और चीज़ें अब जो किताब के माध्यम से सामने आ रही हैं, उससे अब साबित होता है कि जहाँ पे अगर बातें मीडिया नहीं ला रहा है, तो अब किताबें उनको ओपन कर रही हैं या किताबों में वो चीज़ें दर्ज हो रही हैं। और ये जो किताबों में दर्ज चीज़ें हैं, ये आज नहीं तो कभी कोर्ट की जाएँगी, वो संसद तो तक में हमेशा की के लिए जाएँगी, आज इतिहास नहीं बन की जाएगा जाएँगी तो ना। कल की जाएँगी। हम्म, ये गवाह बनेंगी, आज नहीं तो कल गवाह बनेंगी, क्योंकि लिखी हुई चीज़ वो कहीं जाएगी नहीं। वो रिसर्च जी का विषय भी बनेंगी, दूसरे लोग उसको फ़ॉलो बिल्कुल। करेंगे
उसमें रिसर्च करेंगे, देखेंगे सच्चाई क्या है कि नहीं है। बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर आएंगे जो इन चीजों को देखेंगे, ये तो जग जाहिर है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये किताब अभी और बखेड़ा बनेगी, या ये इसको विपक्ष इस चीज को भी, जैसे नरमड़े की किताब को लेके हमलावर हुआ था, क्या इस किताब का भी अभी उतना लगा नहीं? क्या इसकी विपक्ष अभी क्या सोच रहा है? दूसरी चीजों में उलझा है या अभी उधर ध्यान गया नहीं है? तो क्योंकि ईडी और अन्य एजेंसियों से सभी परेशान रहे हैं, ये भी बात है। अभी तो कुछ आतंक कम हुआ है। देखिए राजन जी, आपने MM नरवणे की किताब का जिक्र किया। उस किताब के छपने या न छपने की बात है। उस किताब में साफ-साफ खुलासा कर दिया था जो अग्निवीर योजना थी, अग्निपथ वाली, उसमें इतनी ज़्यादा खामियाँ थी। उस चीज़ को लेकर नरवणे ने अपनी बात रखी। उसी किताब में उन्होंने लिखा था कि चाइना के बारे में कि वो इतना खतरनाक स्थिति में आ गई है वो बातें, आप उस पे क्या कहते हैं? तो उन्होंने कोट किया था कि प्रधानमंत्री ने हमसे कहा जो सही लगे वो करो। जिस बात को लेकर संसद में भी सवाल उठे थे कि एक प्रधानमंत्री अपने जनरल से कह रहा है जो समझ में आए वो करो। इन सब बातों का जब बहुत ज्यादा चर्चा में आया तो अब उन्होंने बहुत ज्यादा सतर्कता बरती है। उन्होंने एक नियम कायदा बना दिया है कि कोई भी सेना का बड़ा अधिकारी किताब लिखता है तो उसमें कूलिंग पीरियड होगा। अपने मतलब रिटायरमेंट के साल टाइम पीरियड लिख दिया है कि इस पीरियड से पहले वो किताब लिख ही नहीं सकता। तो उनको ये समझ में आ गया कि नरवणे की जो किताब थी 4 स्टार डेस्टिनी, तो उसको लेकर पूरे देश में हल्ला मचा। यहाँ पे भारत में नहीं छपी, बाहर छप गई किताब। उस किताब को लेकर संसद में राहुल गांधी पहुंच जाते हैं। तो अब इनको अपने सेना के अफसरों पे भी विश्वास नहीं रहा, क्योंकि झूठ को हर व्यक्ति डाइजेस्ट नहीं कर सकता। ये इस सरकार में देखा गया है कि जो सरकार अधिकारी इनकी हाँ में हाँ जी हजूरी करता है उसको तो ये सर पे बैठा लेते हैं, और जो ज्यादा नियम कायदे की बात समझाता है तो उसको ऐसे किनारे लगाते हैं कि उसके पता भी नहीं चलता कि उसका भविष्य क्या है। तो मुझे तो नहीं लगता कि विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ेगा। विपक्ष हर समय अब पिछले 5 साल में आपने देखा होगा विपक्ष एकजुट हो गया है। इंडिया ब्लॉक के जब से स्थापना हुई है तब से इंडिया ब्लॉक में जो लोग शामिल हैं वो समझ गए हैं कि अगर हम अलग हो गए तो एक एक करके ये सबको खा जाएंगे। यही वजह है कि इंडिया ब्लॉक के जो बड़े धड़े हैं जैसे कि समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, ये सब समझ गए हैं कि छोटे दलों को तो ऐसे ही गड़ब कर जाएंगे। इसलिए एक संगठन में होना उनको अपने वजूद की लड़ाई दिखता है। तो इंडिया ब्लॉक इस मामले को छोड़ेगा नहीं और ऐसे समय पर इसका उपयोग करेगा जबकि भारत सरकार या एनडीए सरकार बहुत कमजोर स्थिति में पड़ेगी। जी 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 मेरी यही राय है इस बारे में। जी जी, आपने बड़ा एक एक्सपर्ट बयान या बात या तथ्य रखा कि जो अब किताबों की भाषा है वो भाषा उनका महत्व है और विपक्ष भी उसको इस्तेमाल करेगा, छोड़ेगा नहीं। ये बात बिल्कुल आपकी जायज है।